हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस अपडेट करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए, मार्केट हमारा कैसा रह सकता है, पूरे हफ्ते कैसे व्यू रह सकते हैं। और ये मैंने अक्टूबर मंथ की एनालिसिस करी थी, जिसमें मैं प्रॉपर प्लानिंग करे थे कि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट आपका गिरेगा, और वही चीज हो रही है, आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मंथली सीरीज जो अक्टूबर वाली थी, जो नए हैं वो देख ले, पुराने वाले उन्होंने देखा ही होगा। ओके, सो ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दी जाती है, और आप मेरे जो भी वेबिनार्स हैं आप उसकी भी लिंक यहाँ पे पा सकते हैं, तो आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिल जाएगी, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि मार्केट हमारा क्यों गिरा और क्या रीजन था मार्केट के गिरने का, और क्या और ज्यादा गिर सकता है ये हम समझ लेते हैं, और क्या हम पहले से पता लगा सकते थे कि मार्केट हमारा गिरने वाला है। साथ ही साथ दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट है, वो सब क्या कह रहे हैं, और हमारे मार्केट का हम एक बार व्यू लेने का ट्राई करेंगे आगे आने वाले हफ्ते के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट हमारा यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद धड़ाधड़ सेलिंग हुई, और ये बहुत ही ब्रूटल सेलिंग थी, काफी ज्यादा सेल ऑफ हुआ, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिंपली कोई बहुत कुछ बता सकता है, बोल दे ईरान का जो वॉर था और जो है कि इजराइल का रिटेलिएशन आएगा उसकी वजह से, ये चीज ठीक थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब टेक्निकल बेसिस पे चलते हैं, और फंडामेंटली इन सबको देखा जाता है कि फंडामेंटली हम कैसे समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल जो था वो था डॉलर इंडेक्स और प्लस मनी का आउटफ्लो। देखो, जो मनी का फ्लो होता है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। मनी का फ्लो का मतलब क्या है कि जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे वैल्यूएशन है, वहां पे मनी हमेशा फ्लो करती है। और मनी क्या है, मनी मतलब पैसा। पैसा किसका, बड़े लोगों का। जो FIIs और DIIs होते हैं, मतलब हमारे यहाँ का तो DIIs हो गए, FIS की बात कर रहा हूँ। जो DIIs होते हैं उनका पैसा हमेशा रोटेट होता रहता है एक असेट से दूसरे असेट में, यानी एक जगह से पैसा डालेंगे, दूसरी जगह पैसा निकालेंगे, तीसरी जगह डालेंगे, चौथी जगह डालेंगे, ऐसे उनका होता रहता है। प्लस एक असेट से दूसरे असेट में, कभी गोल्ड में पैसा डालेंगे, कभी मार्केट में पैसा डालेंगे, कभी बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे, ऐसे उनका फंड रोटेट होता रहता है। तो ये फंड के रोटेशन की वजह से हुआ है, मतलब कि मनी का रोटेशन आप इसको समझ सकते हो, इसकी वजह से हुआ है। तो हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकाला गया और वो पैसा डाला गया डॉलर इंडेक्स में, ये नोट कर लीजिए। अब डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो आपको इसमें बुलिशनेस देखती हुई मिलेगी, बट वो बात बताता हूँ, पहले ये लॉजिक मैं समझा देता हूँ कि क्यों मार्केट गिरा। तो मार्केट गिरने का कारण आप लोग ईरान और इजराइल का वॉर समझ सकते हो, बट जो रियल कारण था वो था मनी का फ्लो, और ये चीज आप पहले से भी अंदाजा लगा सकते थे, और मैंने आपको अपने पुराने वाले वीडियो दैट्स अक्टूबर वाले वीडियो में ये जरूर बताया हुआ था। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने एक बार कॉशस जरूर हुए थे। ओके, चलिए, तो हो गई क्लियर बात कि मार्केट में क्या हुआ। अब अगर देखें तो बहुत से मार्केट डाउन है। आपके निफ्टी का मैं आपको दिखाऊंगा, तो पूरे मार्केट का पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इंडाइसेस सेक्शन में जाकर के स्टॉकेज के लूजर्स में जाऊं और 1 वीक में लूजर्स में करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा फॉल हुआ है। आपका रियलिटी सेक्टर 8% गिरा है, फाइनेंशियल सर्विसेज 6% गिरा है, प्राइवेट बैंक 6% गिरा है, और आपके 5%, मतलब 6-8% का फॉल यहाँ पे आया हुआ है। अब 8% का फॉल, क्या ये उतना ज्यादा खतरनाक है? देखो, अगर मार्केट 50% बढ़ा है, उस 50% में से 10% अगर गिर जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट गिर गया है। हाँ, उसमें ये जरूर होता है कि 50% बढ़ने पे आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता, लेकिन जब 10% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो जरूर गिर जाता है। ये आपको जरूर दुख होता होगा। ओके, मैं सिंपल इसको फिर से रिपीट कर दूं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो आपका जो पोर्टफोलियो था वो बढ़ा होगा, मैक्सिमम 20% या 25% बढ़ा होगा, लेकिन ये इतना ही गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो माइनस में आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई होता है कि सर मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, और जब मार्केट गिर रहा है तो हमारा पोर्टफोलियो और ज्यादा गिर रहा है। इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि आप हमेशा सही जगह पे एंट्री नहीं करते। सही जगह पे एंट्री करने के साथ साथ आप सही सेक्टर का सिलेक्शन नहीं करते। सही सेक्टर के सिलेक्शन के साथ साथ आप प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाते कि आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और मार्केट के व्यू को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये सब चीजें मेहनत से ही सीखने को मिलेगी। मैं इसमें क्या हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप अगर यहाँ पे आएंगे, ग्लोबल क्यूज का वीडियो देखेंगे, तो ग्लोबल
यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप ये वीडियो देख करके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। प्लस डेली मार्केट में जो मैं प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको देख करके भी आप समझ सकते हैं। तो ये थी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या हुआ, और बाकी कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बस इसके अलावा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। ओके, आगे क्या होगा इसको समझ लेते हैं, बट उसके पहले सेंटिमेंट क्या है, चार्ट को समझते हैं, डेटा समझते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर ये समझेंगे किस सेक्टर में क्या रैली आने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो अभी जो ग्रोथ आ रही है वो चाइना में आ रही है। तो आप अगर चाइना के संघाई कंपोजिट इंडेक्स को देखेंगे तो ये लगभग 2700, 2600, 2750 के आसपास था, अभी 3300 हो गया है। बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो पैसा जा रहा है वो संघाई यानी कि चाइना में जा रहा है। चाइना में क्यों पैसा जा रहा है? चाइना में पैसा जाने का जो कारण है वो ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ओके, उसने एक स्टिमुलस दिया है, लगभग 111 बिलियन डॉलर का है, आई थिंक मुझे लगता है 111 बिलियन डॉलर, 111 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस दिया है। स्टिमुलस का मतलब होता है राहत पैकेज। राहत पैकेज क्या होता है इसको समझा दूं। देखो, जो गवर्नमेंट्स होती है ना, ये निश्चित करती है कि आपके देश में मनी का जो सर्कुलेशन है वो कैसा रहना चाहिए, मतलब मनी का सर्कुलेशन कैसा रहना चाहिए। और आपको बता दूं इसका कारण क्या है। अगर मनी ज्यादा सर्कुलेट होगी तो आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, और ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा नुकसान ये है कि अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है इजिली, पैसा अवेलेबल होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है तो वो कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो चाइना 2020 से ही जूझ रहा है, चाइना जो है कि अपने क्या कहते हैं इसको, कोविड की वजह से ही, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज्यादा रियायत नहीं बरत, मतलब बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ नहीं आई हुई है, मतलब बहुत ज्यादा उसका कंट्री जो है रिवाइव नहीं कर पाई है। इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, या यूं कह सकते हैं कि वहाँ के सेंट्रल बैंक जो है, पीपल्स रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना, इसने लगभग 111 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस अनाउंस कर दिया। अब ये स्टिमुलस कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये स्टिमुलस इस्तेमाल होगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, बैंक्स को लोन देने के लिए दिया जाएगा और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए दी जाएगी। और जब भी ऐसा होता है किसी भी कंट्री में, जब भी कोई मतलब गवर्नमेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है यानी कि स्टिमुलस देती है, तो उस कंट्री में ग्रोथ आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है। इसका एक उदाहरण आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ 2020 आई थिंक मुझे लगता है 2018 में पहली बार आया था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट वो कौन सी है, फरवरी का महीना था, आई थिंक 2018 या फिर 2019 रहा होगा। 19 में तो मैं शेर खान में था, आई थिंक 19 था, 19 या फिर 18, अब देखो एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, आप लोग इस पे ध्यान दो। तो आपको अगर, अच्छा जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगी, ये जो नए नए शुतुरमुर्ग आए हैं अपने क्या कहते हैं इसको, कोविड वाले, उनको नहीं पता होगी। ओके, जो अभी जो नए बंदे आए हैं 2020 में जिन्होंने मार्केट ज्वाइन किया, उनको ये नहीं पता होगा। जो 2018 से मार्केट में है उनको ये पता होगा। तो फरवरी का महीना था, इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1.20 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ रुपीस का क्या दिया था, स्टिमुलस बैंक्स को दिया था। और ये पहली शुरुआत थी, समझ रहे हो, पहली शुरुआत थी। और आप देख सकते हो कि 2018 में, देख लेता हूं एक बार निफ्टी का चार्ट, निफ्टी वहीं से भागी थी, मतलब वहीं से मार्केट में टर्न अराउंड हो गया था, क्योंकि 18 तक तो मंदी चल रही थी। तो मैं आपको ये देखो, ये सब जानना बहुत जरूरी है आपको। 17 और मार्च 2018, हाँ ये 18 का फॉल था, उसके बाद यस फरवरी, आई थिंक ये वाला है, ये वाला फरवरी जनवरी, यहाँ पे आई थिंक जनवरी फरवरी यहीं पे है ना, देखो मार्च और फरवरी यहाँ पे, यहीं पे कुछ डेट है यहाँ पे 19, आई थिंक 19 ही रहा होगा। मैं उस टाइम पे शेर खान में था, मुझे पता है। और मैं एक जगह गया था, फिर मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि अभी काम करना है बोली साइड। अब आप बोलोगे सर अरे क्या मार्केट तो ऊपर गिर के नीचे चला गया। देखो भैया, वो जो स्टिमुलस दिया गया था, यानी कि जो राहत पैकेज दिया गया था बैंक को, वो बैंक की बैलेंस शीट सुधारने में काम आया। और जब बैंकों की बैलेंस शीट सुधर गई तो आपके मनी का आउटफ्लो कंपनीज को बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कंपनी को इजी मनी अवेलेबल हो जाएगा, लोन उनको आसानी से मिलेगा। और जब उनको आसानी से लोन मिलेगा तो वो बिजनेस अच्छे से करेंगे, और जब बिजनेस अच्छे से करेंगे तो कंट्री की ग्रोथ यानी कि मार्केट की ग्रोथ होना तय है। लेकिन बीच में क्या हुआ, वो चल ही रहा था, बाद में हमारे कोविड भाई साहब आ गए और उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन क्या उसका खामियाजा बहुत ज्यादा देखने को मिला? नो, आपका मार्केट फिर से खड़ा हो गया और बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि ये जो चीजें हुई थी इसकी वजह से। समझ रहे हैं आप? तो इसको जरा रिलेट करो, जो 2019 में हुआ था उसको रिलेट करो, जो कि गवर्नमेंट ने किया था उसको रिलेट करो। अब सेम चीज हो रही है चाइना में।
चाइना में भी 111 बिलियन डॉलर, अब 111 बिलियन डॉलर मतलब छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 111 बिलियन डॉलर का उन्होंने स्टिमुलस अनाउंस किया हुआ है, और ये डेफिनेटली वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प करेगा, और जब उनको हेल्प करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मनी का इनफ्लो होना जरूरी है। मतलब इनफ्लो मीन्स कि वहाँ के स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, मनी का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगा, मतलब फॉरेन वाले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से निकालेंगे, तो जहाँ से पैसा निकल सकता है वहाँ से निकालेंगे और दूसरी जगह डालेंगे। ये तो हो गया अभी तक की बात। क्या ये सही में जेन्युइन तरीके से काम कर पाएगा, तो इसके एक लॉजिक है। देखो, नो डाउट कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हुआ है जो कि स्टिमुलस है, ये डेफिनेटली चाइना की इकोनॉमी को हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं इसमें लॉजिकली बोलूंगा, ऐसा कोई नहीं है कि हम सब इमोशन में बात करेंगे। इमोशन में बात करना अलग बात होती है, और लॉजिक वाइज सोचना अलग बात होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगा होता है। दूसरा, इसमें जो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये फेल होने का चांस है, मतलब कि उतना ज्यादा मनी का इनफ्लो नहीं हो पाएगा। जो भी हो रहा है वो कुछ अच्छी कंपनियों में हो रहा है, जैसे कि क्या कहते हैं HSX 50, मतलब कि जो वहाँ की 50 कंपनीज है उनमें जा रहा होगा मेरे हिसाब से। बट इसका क्या लॉजिक है? देखो, इसका लॉजिक ये है कि अभी भी हमने देख रहे हैं कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो उतना ज्यादा लिबर्टी नहीं दे रही है जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, जो बिलियनियर हैं, उनको अभी भी किसी को भी गायब करवा देती है। आपने न्यूज सुना होगा, पिछले महीने या फिर कुछ दिनों महीने आया था, एक गायब कर दिया था किसी को भी। तो वहां पे क्या होता है कि अभी भी जो रिस्क है ना वो बना हुआ है, बिकॉज पता चला, अब मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि वहां की कोई कंपनी है और उस कंपनी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। ओके, इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब FIS ने इन्वेस्टमेंट कर दी, और उसके स्टॉक्स बहुत अच्छे से चलने लगे और वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने लगी। लेकिन तभी क्या होगा कि कोई उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले, गलती से भी ले ले, अगर समझ रहे हो ना, गलती से भी अगर ले ले, वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले जो वहां की गवर्नमेंट को पसंद ना आए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तुरंत आदेश देगी, बंद करो, धंधा बंद करो। और अगर कुछ और ज्यादा हुआ तो वो डायरेक्टर यानी जो कंपनी का ओनर होगा उसी को गायब कर देंगे। तो अब क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट गई थी वो तो रिस्क में चली गई, वो तो खत्म। तो इसलिए ये जो रिस्क है अभी भी चाइना में है, इसलिए दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो अभी भी डर रहे हैं, चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो रैली आई है ये वहां के लोकल फंड की वजह से आई हुई, ये भी नोट कर लो। ये जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है यहाँ वहां के लोकल फंड की वजह से आई हुई है। बाकी FIIs अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं सुधरेगी तब तक वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उतनी अच्छी नहीं आ सकती। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया तो फिर डेफिनेटली हमारे मार्केट के लिए वो गलत रहेगा, थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये तो एक पॉजिटिव चीज थी कि भाई क्यों मार्केट में, मतलब क्यों आपका चाइना का मार्केट ऊपर गया और हमारे मार्केट में नेगेटिविटी आई, क्योंकि मनी का आउटफ्लो हो रहा था। और मनी का आउटफ्लो देखो, अब मैंने कहा एक वर्ड यूज किया कि वहां के लोकल फंड, तो आप में से लगेगा सर क्या चाइना वाले हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते? का वो भी करते हैं, रूटीन मतलब रूट करके मनी को, तो वो होता रहता है, आपको ये नहीं पता होगा। दूसरे रूट से पैसा आता है हमारे यहाँ पे, तो बस यही पैसा निकला हुआ है और कुछ नहीं। ओके, बाकी जो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली हमारे इंडिया में आएंगे और हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वैसी चीजें नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने आपको मॉरली और थ्योरेटिकली और लॉजिक वाइज बताया है कि ये कारण हो सकता है। अब इसका क्या असर होगा, हम कैसे काम करना चाहिए, हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रीजन तो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है। और एक दूसरा आपको फायदा बताता हूँ, अगर आपको लगता है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो हैंग सेंग इंडेक्स, हैंग सेंग 20, आप हैंग सेंग 20 इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कैसे भाग गई, मतलब ये हांगकांग का मार्केट है, डेफिनेटली उसके साथ ही रिलेट करता है। तो ये देखो कितना अच्छा, 280 300 से आपका 390 हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप को लगता है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छा अपने रिस्क पे, मैं एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, अपने रिस्क पे करना, अपनी एनालिसिस के बाद करना, तो आप ये 20 खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब एटलीस्ट पैसा थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये बाहर का, ये हमारे यहाँ का है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, सॉरी निप्पॉन इंडिया का ETF है, तो आप इसमें कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक लॉजिक मैंने बता दिया कि अगर आपको लगता है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है तो आप ये कर सकते हो, बट अपनी एनालिसिस पे करना, मेरे कहने पे मत करना। ओके, तो जो चाइना का मार्केट है वो अभी भी डेफिनेटली ठीक ठाक कर सकता है मुझे लगता है, लेकिन जो रिस्क है कि वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अभी भी लिबर्टी नहीं है, तो उसका रिस्क हमेशा बना रहेगा। अभी देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट को इंपैक्ट करने वाली कौन सी न्यूज है इंपॉर्टेंट, उसको हम समझ लेते हैं। तो रिजल्ट शुरू होगा, आपको पता है Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट्स आने वाला है, तो काफी रिजल्ट्स का इंपैक्ट होगा, उसको भी आपको ध्यान देना है।
और अपनी कंपनी का मतलब आप कोई भी शेयर ले रहे हो तो आप एक बार जरूर चेक करो कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है, और रिजल्ट के पहले अगर कोई प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसको मत खरीदना। ये मैं एक वो दे रहा हूँ, एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, नोट कर लो। पर्सनल सजेशन ये है कि कोई भी कंपनी का रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर बहुत ज्यादा 20-25% भाग जाए तो उसमें इन्वेस्ट मत करना। ओके, उसमें इन्वेस्ट मत करना। अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, लेकिन ये मत सोचना कि यार रिजल्ट अच्छा आ गया है और भाग चुका है तब आप में इन्वेस्ट कर लो। मतलब ये है कि रिजल्ट अच्छा आया और प्राइस भाग चुकी है उसके पहले, तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तब गिरने का चांस रहेगा, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये देखो कि किस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, उसके बाद उस प्राइस उसके चार्ट में आपको वैल्यूएशन अच्छी मिले, यानी कि लेवल अच्छा मिले, तो आप काम करना, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये मेरी पहले आपके तरफ से, मतलब आपके लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है। और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ये एक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यूएस का जो वो है सितंबर 17-18 को है। एक सेकेंड, आई थिंक मैं पुराना देख रहा हूँ क्या। अच्छा ओके, सही है, अच्छा सही है। तो ये मिनट्स आएंगे, मतलब जो डिसीजन लिया गया उसके मिनट्स आएंगे। तो ये 17 को नहीं बल्कि ये आएगा आपका करीब 9 अक्टूबर को, आई थिंक 9 अक्टूबर कब है, 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। तो मंडे यानी कि कल ही आपके यूएस के जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है उसके मिनट्स आएंगे, वो आपको ध्यान देना है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा, बट हाँ अगर थोड़ा सा ये थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा बेरिश नहीं, मतलब डराएंगे नहीं, इन शॉर्ट डराएंगे नहीं, तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, ये मुझे उम्मीद है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक वर्ल्ड आउटलुक, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। यूएस इन्फ्लेशन जॉबलेस क्लेम, इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यूएस मार्केट के लिए रिलेटेड है, हमारे लिए ये रिलेटेड है। 11 अक्टूबर के अगर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा अच्छे आ गए तो डेफिनेटली मतलब हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो कंपनीज को थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस मिलेगी। उसके साथ साथ चाइना के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान देना। चाइना के इन्फ्लेशन गई तेल लेने उसकी, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा आपको जरूर ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देना है कि चाइना किस चीज का इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इंपोर्ट, चाइना जिस चीज का इंपोर्ट ज्यादा करेगा उसके शेयर्स में आपको जरूर ध्यान देना है, ये बात नोट कर लो। बिकॉज चाइना अगर किसी चीज को इंपोर्ट करता है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में करता है, और बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करने का मतलब है कि जहां से भी इंपोर्ट हो रहा है उस कंपनियों को जरूर फायदा होगा। तो डेफिनेटली उसमें इंडियन कंपनीज भी होती हैं, ओके, ये भी याद रखिए आप लोग। तो अगर चाइना का इंपोर्ट, मुझे लगता है मोटा मतलब ज्यादातर मुझे लगता है मेटल का इंपोर्ट आपको देखना है, मेटल सेक्टर पे ही फोकस करना है। तो मेटल का इंपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है बहुत अच्छा हैवी लेवल पे, तो वो आपको एक अच्छा इंपैक्ट दे सकता है। तो मेटल सेक्टर पे आप एक बार जरूर फोकस करेगा। वैसे कोई बहुत ज्यादा खास न्यूज नहीं है आगे आने वाले हफ्तों में, बट एक बार डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हमारा क्या है, सो मैं अगर FISDS एक्टिविटी की बात करूं तो नेट तो ये लोग अब बेरिश हो गए, बिकॉज हमने देखा था पिछले वीक तक, तो ये मतलब बेसिकली सितंबर मंथ में नेट बायर थे, यहाँ पे उन्होंने बेच दिया लगभग 30,000 करोड़ का अक्टूबर महीने में, तो लगभग मुझे लगता है कि ये बेरिश हो गए हैं। नेट अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में भी ये बेरिश हो गए हैं, पहले तो ये बुलिश थे, बट ये सही पिक्चर नहीं है, ये रियल पिक्चर नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ये जो होता है ये डेटा नेट होता है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये डेटा नेट होता है, इसको ध्यान देना। कुछ लोग है ना इसको दिखा करके आपको डरा देते हैं और आप लोगों को डर लग जाता है क्योंकि लाल लाल दिखता है तो आपको लगता है अरे बेचो। नो, इट इज नॉट अ रियल पिक्चर। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये नेट डेटा होता है, मतलब लेट से 10,000 करोड़ की बाइंग करी है और 7,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो नेट आपको दिखेगा 3,000 करोड़ पॉजिटिव। लेकिन लेट से 10,000 करोड़ की सेलिंग करी गई है और 7,000 करोड़ की बाइंग करी गई है, तो आपको नेट में दिखेगा 3,000 करोड़ माइनस, ये तो दिख जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 10,000 करोड़ की अगर सेलिंग करी गई है तो क्या 7,000 करोड़ की बाइंग नहीं हुई है, क्या हुई है ना। तो इसको ऐसे देखो कि ये जो सेलिंग हुई है किस सेक्टर में हुई है और ये जो बाइंग हुई है किस सेक्टर में हुई, तो आपको ये सेक्टर पता लगाना है। अगर आपको सेक्टर पता चल जाएगा तो आप उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं उसके रैली में आने वाले उसके ग्रोथ में। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले से बताया था कि हेल्थ केयर इंडेक्स पे फोकस करिए, पिछले साल दिसंबर में ही आपको मैंने बता दिया था कि हेल्थ केयर इंडेक्स पे फोकस करना है। फिर इसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस है उसमें फोकस करने को आपको बोला था। देन उसके बाद आईटी सेक्टर पे आपको मैं काफी ज्यादा दिनों से बुलिश हूँ। मेटल सेक्टर में लोगों को दिक्कत थी, बट मेटल सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश था, तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये डेफिनेटली आपको बेरिश पिक्चर दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ आधी अधूरी पिक्चर है, आपको पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। तो पूरी पिक्चर कैसे पता चलेगी, पूरी पिक्चर पता चलेगी जब आप ये देखेंगे किस सेक्टर में उन्होंने पैसा डाला हुआ है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे FPI सेक्टोरियल एक्टिविटी पे।
तो अब आप देखो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज से उन्होंने करीब 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। ये जो सितंबर का क्वार्टर मतलब ये हाफ मंथ था, मतलब कि 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर यानी इस बीच में। हालांकि जो मेजर फॉल हुआ है वो अक्टूबर महीने में हुआ है, वो डेटा अभी आना बाकी है, वो डेटा आएगा करीब 16-17 तारीख को, तब हमें पता चलेगा। बट अभी तक देखें तो ये जो दिखाई दे रहा है वो बुलिशनेस यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी में आप देख सकते हैं लगभग 3,000 करोड़ की बाइंग हुई है। मेटल्स एंड माइनिंग, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, मेटल्स एंड माइनिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हेल्थ केयर तो मैं बहुत दिनों से बुलिश हूँ, अभी बुलिश हूँ। तो डेफिनेटली इन सेक्टर्स में पैसा गया हुआ है, तो आपको इन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर पैसा उसी स्टॉक्स में जाता है। तो अभी तक जो हमने वहां पे देखा था, बेरिश दिखा रहा था हमें, ये अधूरी पिक्चर थी, अब ये रियल पिक्चर हो गई। मतलब ये है कि सेलिंग करी गई है, नो डाउट, दैट इज नॉट एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं कि सेलिंग नहीं करी है, सेलिंग हुई है, लेकिन बाइंग भी तो हुई है ना। तो जहां पे बाइंग हुई है उन सेक्टर्स पे हम ध्यान देंगे, ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो आपको आने वाले महीने में फोकस करना है एफएमसीजी, मेटल्स एंड माइनिंग्स, हेल्थ केयर, रियलिटी, कैपिटल गुड, और इन सब सेक्टर में आपको फोकस करना है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में फोकस करना है। रही बात फाइनेंशियल सर्विसेज में फोकस करने की, तो मेरे हिसाब से, अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, कोई एडवाइजर नहीं है, इंश्योरेंस और एएमसी इन असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड चलाती हैं, जैसे कि आदित्य बिरला एएमसी हो गया, आपका निप्पॉन इंडिया हो गया, इन सब में। तो मुझे लगता है कि इन सब जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो आप डेफिनेटली उन स्टॉक्स पे फोकस जरूर करिए। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि मोटा मोटी व्यू क्या है अगले हफ्ते के लिए। तो अब डेटा देख लेते हैं फिर फिलहाल, चूंकि वहां से क्लियर आ जाएगा। तो ये जो डेटा था ओवरऑल, अब हम फाइनल डेटा देखते हैं कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है। तो एक बार निफ्टी में जाते हैं, एक बार यहाँ पे मार्केट होम निफ्टी, और क्या हुआ इसको, निफ्टी ये रही। ओके, निफ्टी डेरिवेटिव्स, सॉरी डिलीवरीज, तो डिलीवरीज ठीक ठाक है। फ्यूचर वाई देखते हैं। फ्यूचर वाई डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस गिरी हुई है और ओआई बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। बट शॉर्ट बिल्टअप का हम इशारा नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बुलिशनेस की तरफ सोचेंगे, बिकॉज सपोर्ट के पास मार्केट बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि बाइंग हुई होगी, दिस इज वाई। बट प्राइस गिरी हुई है, तो जो हमारा थ्योरेटिकल बुक का रूल है, बुक ये कहती है कि अगर प्राइस गिरी है, ओआई बढ़ा है, तो हम उसको शॉर्ट बिल्टअप मानेंगे। बट मैं एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि शॉर्ट बिल्टअप नहीं है, बल्कि बाइंग हुई है। तो यहां से हम थोड़ा बुलिश का अंदाजा लगाएंगे। ऑप्शन चेन देखें, तो ऑप्शन चेन में जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 25,000 का है। ये अगर ऑप्शन चेन में ब्रेक हो जाएगा तो फिर अलग बात होगी, और फिलहाल वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इसके ऊपर मार्केट थोड़ा जाता है कि नहीं, सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके नीचे चला जाएगा तो 24,800 कहाँ गया, 800, 24,800 का सपोर्ट हमारा अगला निकल के आ जाएगा। तो अगले हफ्ते के लिए जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो 24,800 का ऑप्शन चेन के बेस पे दिखाई दे रहा है। फाइनल अभी बताता हूँ। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सीधी सीधी आपको बात है कि 25,500 का रेजिस्टेंस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं फ्यूचर ओआई देखूं तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। आप ये मत सोचो कि सर रूल के हिसाब से तो बेरिश है, भैया एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, और ये सही कब साबित हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लो, वरना आप लोग बोलोगे सर आपने बता दिया और नॉलेज नहीं मिला। देखो, अगर मार्केट कल ऊपर गया, ओके, और ये फिर से बढ़ गया, समझ लो, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर अगर मार्केट गया और ये थोड़ा सा गिर गया, तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे बाइंग हुई थी। क्यों? क्योंकि बाइंग हुई और फिर से बाइंग हुई, लेकिन जब नीचे जाने लगा तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया वो भाग गए, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो शॉर्ट कवरिंग हमें कंफर्म कर देगी कि अब बुलिशनेस आने वाली है, समझ गए? तो इसको नोट कर लो, 2-3 दिनों में हमें देखना है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। यहां से जो निकल के आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा बुलिश या फिर बेरिश नहीं दिखाई दे रहा, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम चार्ट पे आते हैं प्रॉपर लेवल पे। तो देखो, कुछ लोगों को लगता है सर हम बाइंग कहां से करें, मार्केट कहां तक गिर सकता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये कभी नहीं देखता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरा लेवल आ गया कि नहीं। ओके, मैं सिर्फ ये देखता हूं मेरा लेवल आ गया कि नहीं, और मैं आपको हमेशा बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताता, मैं आपको हमेशा बता देता हूं। ये देखो, मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि मैं आज यानी फ्राइडे के दिन या तो फिर मंडे को मैं अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो है उनको 10% से एवरेज करूंगा, यानी एक्स्ट्रा बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लेवल आ गया है, मुझे बाई करना है, बस बात खत्म। मुझे सिर्फ ये पता कि मेरा लेवल आ गया, मुझे बाई करना है। ओके, तो ये मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पे आपको बाइंग शुरू कर देनी है और बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये रहे, तो कैसे? यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड को 10% एवरेज करना है। लेट से आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आप उसको 10,000 का एक्स्ट्रा खरीद लोगे।
यहाँ पे आने पे आपको 25% एवरेज करना है, मतलब कि 25,000 खरीद लेना है, और यहाँ पे आएगा तो 50% एवरेज कर लेना है, यानी कि 50,000 का एक्स्ट्रा खरीद लेना है। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं है उनको तकलीफ होगी, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको करना चाहिए, ये बात नोट कर लीजिए। और जिनके पास पैसे नहीं है तो उसका क्या कारण है? उसके दो ही कारण है, या तो आप बहुत ऊपर चढ़ के बैठे होंगे और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, दूसरा कारण आपकी इनकम। तो आप इनकम बढ़ाओ, उसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने ऊपर चढ़ा था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, ये आपकी गलती है। स्टॉप लॉस एग्जिट लो, स्टॉप लॉस लिया करो, ताकि नीचे आपको खरीदने का मौका मिले, क्योंकि मार्केट नीचे के बाद फिर ऊपर ही जाता है। रही बात, अब आपको शायद वो जो डॉलर इंडेक्स वाला समझ में नहीं आया होगा कॉन्सेप्ट कि सर मार्केट गिरने वाला है, आपको कैसे पता होगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखो, डॉलर इंडेक्स कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। ये देखिए, आपको अगर याद हो मेरे पुराने वाले वीडियो में, जो कि मैंने आपको सितंबर और अक्टूबर मंथ के लिए बताया था, तो मैंने सीधे से कहा था कि ये डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और यहाँ से ऊपर पक्का जाएगा, मुझे इस बात की गारंटी उम्मीद है, और मार्केट हमारा नीचे आएगा इस बात की। हालांकि कंफर्मेशन नहीं था कि किस डेट को होगा, वो चीज नहीं होता, कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गेस कर सके कि इसी दिन मार्केट गिरेगा, एक अंदाजा जरूर मिल जाता है। तो अगर आपका मार्केट यहाँ पे है, सॉरी मतलब आपका अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे है जहां से ऊपर जाने की उम्मीद है, और आपका मार्केट अगर यहाँ पे है जहां से गिरने की उम्मीद है, तो आप डेफिनेटली पैसा मत इन्वेस्ट करो ना। किसने कहा है कि आप यहाँ पे पैसा डालो? किसने बोला? समझ रहे हो? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखा करो और इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो। हाँ, अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आती, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मैं फिर से आपको बता दूं, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, हर 2-2 महीने पे क्लास चलती है। अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी, आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, और आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। ओके, सो फिलहाल ये वीडियो हमारे अगले मार्केट के लिए था, मतलब बेसिकली हमारा मार्केट कैसा रहेगा। तो फाइनल मैं वर्डिक्ट देता हूं कि क्या है हमारा। देखो, फाइनल ये है कि हमारा मार्केट सपोर्ट के पास आ चुका है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ तक कोई उम्मीद नहीं है, और हमें बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा अच्छे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी आपको हमेशा रखनी है 30% की। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर लेना था तो उसमें से आप सिर्फ 30 शेयर लोगे अभी, उसके बाद अगर आपको और नीचे मिलेगा तब, ये नोट कर लो। तो ट्रेडिंग की स्टाइल क्या होगी? 30% की। म्यूचुअल फंड में एवरेज कर सकते हो 10% जो मैंने आपको बताया, और जहां पे अच्छी खासी बुलिशनेस आने वाली है वहां पे आप लोग ट्रैक करो, देखो, वॉच करो। मैंने आपके लिए काफी वेबिनार करके रखे हुए हैं, तो आप अगर वेबिनार्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। जैसे ये मैंने आपके लिए वेबिनार किया था, हाउ टू बाई स्टॉक एट राइट टाइम, तो ये वेबिनार आपको देखना चाहिए, ये अब सही टाइम पे आ गया है। ओके, सो वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।